बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो उसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में देखा था और हमने ये देखा था कि अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आपने उसका आंसर कैसे देना है। स्टूडेंट्स, आज और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारी जो बुक के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइजेज हैं उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं और MCQs हैं। हम उनके बारे में देखेंगे कि अगर एग्जाम के अंदर आपके फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स के बारे में पूछा जाता है या MCQs के बारे में पूछा जाता है तो आपने आंसर जो है वो कैसे देना है। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर जो है फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको बताया, इसका नाम है एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर और आज इसकी एक्सरसाइज का जो पहला लेक्चर लेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे बाकी एक्सरसाइज के बारे में कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हमारे पास मौजूद है। और स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप का जब पेपर होता है या एग्जाम होता है उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स एक इंपॉर्टेंट जो है वो जो है लाजमी आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। और स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं वो फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर होते हैं, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर आपको खुद से जो कोई भी वर्ड जो है वो लिखना पड़ता है और खुद से वर्ड लिखने के लिए आपको डेफिनेटली उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको थोड़ा सा ये हिंट दूंगा, आइडिया दूंगा कि जब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आए तो आपने उसको कैसे फाइंड आउट करना है। एक तो ये तरीका है कि आप पूरी बुक को या पूरी चैप्टर को ईजिली जो आराम से जो उसको याद करें पूरी तरह से, लेकिन स्टूडेंट्स नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं होता कि आप, क्योंकि जब आपने पूरे बुक का एग्जाम देना हो तब आपको तमाम चैप्टर्स के तमाम टॉपिक्स जो है वो तमाम याद करने जो वो मुश्किल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसका ये हल होता है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ज़हन में रखें और जैसे कोई क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन से आप ये चेक करें कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में क्या था और फिर आप उसका आंसर लिखने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, देखते हैं अब फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमारे पास क्या है और उसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। नंबर 1 इज कैट स्टैंड्स फॉर। स्टूडेंट्स, एक बात मैं और आपको बता दूं कि आपके बुक के अंदर और आपके जो एग्जाम के अंदर जो एब्रीवेशंस हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एब्रीवेशंस आपकी बुक के अंदर जितनी भी मौजूद है, अगर मैं स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 4 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर एब्रीवेशंस जितनी मौजूद हैं उसको एग्जाम के पॉइंट से अगर आपने तैयार करना है तो आप उसको एक अलहदा पेज के ऊपर लिख लें और लिखते हुए उसको याद करें। इस तरह आपको ईजिली वो याद हो जाए, क्योंकि एब्रीवेशंस के बारे में लाजमी पूछा जाता है और एब्रीवेशंस जो वो ऐसी चीज़ है कि आपने एग्जैक्ट एब्रीवेटेड जो मौजूद है वही आपने लिखनी होती है, आप अपने से कुछ नहीं लिख सकते। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज कैट स्टैंड्स फॉर। स्टूडेंट्स, अगर आपको चैप्टर याद हो और उसमें हमने लेक्चर्स देखे थे कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स, हमने जो इंडस्ट्री के अंदर यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स देखा था उसके अंदर हमने कैट की बात की थी। कैट थे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। बेसिकली C स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर, A स्टैंड फॉर एडेड, D स्टैंड्स फॉर डिज़ाइन। आपके जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स हैं वो टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये याद रखिएगा, अगर आपको इसका एरिया जो है आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं ईजिली तो आप इजीली लिख सकते हैं कि कैट स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो बेसिक बात ये है कि जब भी आपने कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है आपने उसका एरिया आइडेंटिफाई पहले करना है। जब आप एरिया आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप हल कर चुके होंगे। तो अगर आपको पता चल जाता है कि कैट जो है वो आपके यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स जो हमने पढ़ा था लेक्चर, उसके अंदर हमारे पास मौजूद था यूजेस ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो हमारा जो लेक्चर था जिसमें हमने ये देखा था कि इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है, तो वहाँ हमने कैट के बारे में इंफॉर्मेशन देखी थी। तो कैट से आप ये देख सकते हैं C स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर। ये बात याद रखिए क्योंकि आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का है। तो C स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर, A स्टैंड फॉर एडेड और D स्टैंड्स फॉर डिज़ाइन। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा कैट स्टैंड्स फॉर वो होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नंबर 2 के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अलाउज इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कैश इंस्टेंटली फ्रॉम डैश। स्टूडेंट्स, अब अगेन देखें कि इसका एरिया आइडेंटिफाई करें कि आपने चैप्टर के अंदर जो लेक्चर्स लिए थे उन लेक्चर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आपने कहाँ पे देखी थी। तो आपको याद होगा कि हमारा जो लेक्चर था जिसमें हमने ये बात की थी कि कंप्यूटर का यूजेस बैंक्स के अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग के बारे में बात की थी। और स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अलाउज इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कैश इंस्टेंटली फ्रॉम। स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमने एक बात की थी कि हम एक मशीन यूज़ करते हैं, लाइक जब भी आप किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो स्टूडेंट्स आपको उस अकाउंट के अगेंस्ट फिर एक चेकबुक मिलती है और एक ATM कार्ड मिलता है। ATM कार्ड का ये मतलब होता है कि आपको
बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो बैंक की एटीएम मशीन होती है वो नॉर्मली बैंक्स के बाहर ही मौजूद होती है। आप उसी पे कार्ड अपना इनपुट करते हैं और कोई कोड आपको दिया जाता है, वो कोड आप इनपुट करते हैं और जो भी कैश, जितना भी कैश आपको चाहिए, आप इजीली जो है वो उसको विड्रॉ करवा लेते हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे यही मेंशन है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अलाउस इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कैश इंस्टेंटली फ्रॉम, यहाँ पे आंसर आएगा एटीएम। एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हैं कि एटीएम तो आंसर यहाँ पे आया, लेकिन एटीएम के बारे में पूछा जा सकता है कि एटीएम स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो एटीएम इज स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो ये भी याद रखिएगा। थर्ड वन, कैल स्टैंड्स फॉर, CL स्टैंड्स फॉर व्हाट। स्टूडेंट्स जिस तरह भी हमने देखा कैट स्टैंड्स फॉर, अगर आपको याद हो कि हमने जो लेक्चर्स थे उसके अंदर देखा था कि इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर्स का यूजेज, उसके अंदर कैट की हमने बात की थी, उसके साथ ही हमने कैल की बात भी की थी, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। तो ये दोनों याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आपके एग्जाम्स के अंदर ये लाजमी पूछा जाता है कि कैट स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड कैल स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो सी दोनों में अंदर कंप्यूटर्स को ही शो करता है, ए एडेड को, यहाँ डी में डिज़ाइन और एल इज लर्निंग। तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग आपका ये आंसर होगा इसका। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। Number 4, a dash is an automatic programmable machine that moves and performs mechanical tasks. Students, again अब आप इसका एरिया पहले आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे आंसर आपका क्या आना चाहिए। अब अगर दोबारा एक दफ़ा पढ़े, डैश इज एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन, तो पहली चीज़ कि एक मशीन की बात की गई है जो ऑटोमेटिक और प्रोग्रामेबल है, आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं उस मशीन को। स्टूडेंट्स अगर आपको डेफिनेशन याद हो, रोबोट्स की हमने बात की थी, इंडस्ट्री के अंदर हम रोबोट्स को यूज़ करते हैं, तो रोबोट्स की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे पूरी उतरती है कि अगर आप यहाँ पे रोबोट लिखें, अ रोबोट इज एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन दैट मूव्स एंड परफॉर्म्स मैकेनिकल टास्क, तो आपका जो आंसर है वो पूरा हो सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आंसर जो आपका आएगा दैट इज रोबोट। स्टूडेंट्स अगेन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप पहले एरिया आइडेंटिफाई करें कि किस एरिया से क्वेश्चन लिया गया है। अगर आप एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप इजीली जो आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एरिया आइडेंटिफाई ना कर सके तो फिर आपको आंसर फाइंड करने में भी मुश्किल पेश आ सकती है। नंबर 5 के अंदर एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज डैश। स्टूडेंट्स अगेन बैंकिंग का जो हमने लेक्चर देखा था उसके अंदर मैंने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग की, और स्टूडेंट इसका जो दूसरा नाम है हमारे पास मौजूद है दैट इज कॉल्ड साइबर बैंकिंग। इसका मैंने आपको एग्जांपल दी थी जब लेक्चर दिया था कि इसके अंदर एग्जांपल थी कि साइबर क्राइम्स की हम बात करते हैं, तो बेसिकली आपके जो इंटरनेट के थ्रू क्राइम्स होते हैं उसको आप साइबर क्राइम्स की बात करते हैं। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को हम साइबर बैंकिंग का नाम भी देते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिकली या साइबर के थ्रू मीन इंटरनेट के थ्रू आप जो बैंकिंग फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। तो इसका जो दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का दैट इज कॉल्ड साइबर बैंकिंग। साइबर बैंकिंग। Number 6, the checks are read by dash machine in computerized banks. अब अगेन बैंक्स का नाम स्टूडेंट देखें, यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर ही ये आइडिया भी हो रहा है कि किस एरिया से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आपको, क्योंकि इसमें बैंक्स का वर्ड यूज हुआ है, तो ये बैंक का जो हमने पढ़ा था डिटेल लेक्चर्स के अंदर, उसके वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया। तो चेक्स आर रेड बाय डैश मशीन इन कंप्यूटराइज्ड बैंक्स। स्टूडेंट्स हमने वहाँ पे एक मशीन के बारे में पढ़ा था, एक टेक्निक के बारे में पढ़ा था दैट इज कॉल्ड MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। वो मशीन है जो चेक्स को जो वो चेक करती है और उसके बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो यूज़र है और जो आपका कैशियर है उसके कंप्यूटर के ऊपर शो करती है, और शो करने के बाद आपका जो चेक है वो कैश हो सकता है। बेसिकली जो मशीन हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। स्टूडेंट्स ये कुछ हमारे पास थे फिल इन द ब्लैंक्स। हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से फिल इन द ब्लैंक्स मौजूद हैं और उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सी, आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नंबर 7 पे हमारे पास द डैश इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग इन विच वीडियो कैमरास एंड माइक्रोफोन्स कैप्चर साइट एंड साउंड ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क्स। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखना है आपने ये
कि ये आपका किस एरिया से क्वेश्चन लिया गया है, ताकि आप इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिल कर सके, जो ब्लैंक है उसको फिल इजीली कर सके। सो इसके अंदर कुछ वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। वन वर्ड है आपको कॉन्फ्रेंसिंग का नजर आ रहा है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को ज़हन में लाएं और देखें कि कॉन्फ्रेंसिंग का वर्ड आपने कहाँ पे देखा था और कहाँ पे पढ़ा था, उसके बाद आप वीडियो कैमरास को देख रहे हैं, माइक्रोफोन्स की आप बात करें, और फिर आप बात करते हैं कि कैप्चर साइट एंड साउंड ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क्स। फ्रेंड्स, आप कॉन्फ्रेंसिंग का वर्ड हमने जो पढ़ा था डिटेल के अंदर, वो हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक वर्ड हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट इज द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग इन विच वीडियो कैमरास एंड माइक्रोफोन्स कैप्चर साइट एंड साउंड ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क। क्योंकि स्टूडेंट बेसिकली हमने दो कीवर्ड्स पढ़े थे कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, एक था वीडियो कॉन्फ्रेंस, एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग था। स्टूडेंट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर आप वीडियो कैमरास को और माइक्रोफोन्स को यूज करते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर आप वीडियो कैमरास को यूज नहीं करते, उसमें सिर्फ वॉइस को यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये मेजर डिफरेंस है आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। कॉन्फ्रेंसिंग, उसके बाद वीडियो कैमरास और माइक्रोफोन्स की बात है, तो यहाँ पे जो आपका डेफिनेट जो आंसर होगा दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट, फैक्स स्टैंड फॉर। अब फैक्स हमने पढ़ा था ईमेल्स के साथ, हमने ये पढ़ा था कि एक जगह से दूसरी जगह हमने डॉक्यूमेंट को सेंड करना है तो हम जो है वो डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स मौजूद है। उसमें से एक टेक्निक थी हमारी फैक्स। फैक्स इज जस्ट लाइक अ टेलीफोन सिस्टम आपका होता है। इसमें आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जो इस फैक्स मशीन के अंदर एंटर करते हैं और वो डॉक्यूमेंट जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू जो रेसिपिएंट आपका या रिसीवर है उसके पास भी फैक्स मशीन मौजूद होती है, उसकी मशीन के ऊपर वो डॉक्यूमेंट एज इट इज़ जो प्रिंट होके उसको मिल जाता है। तो फैक्स स्टैंड्स फॉर, अब इस फैक्स की जो एब्रीविएशन है उसके कंप्लीट एब्रीविएशन क्या है, दैट इज फैक्सीमाइल। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम से पूछी जा सकती है। तो फैक्स स्टैंड्स फॉर फैक्सीमाइल। नेक्स्ट, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन का एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास कुछ कीवर्ड्स इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद है कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफिस के अंदर हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और कंप्यूटर का यूजेस ऑफिस के अंदर क्या होता है। वहां पे हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखा था कि डॉक्यूमेंट्स की मल्टीपल रिप्रोड्यूस कॉपीज जब की जाती हैं तो वो कौन सा प्रोसेस होता है। अगर आपको उस प्रोसेस के डेफिनेशन पता है तो फिर आप इजीली इसको लिख सकते हैं। तो बेसिकली रिपोग्राफी जो था वो आपका था इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट। तो रिपोग्राफी यहां पे आंसर में लिखूंगा। रिपोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, डैश enables to send messages or documents from one location to another through fax, email or voice mail etc etc। और फ्रेंड्स, अगेन क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर जो है वो मिलना चाहिए कि enables to send messages और documents, कि ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू आप मैसेजेस को डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन थ्रू फैक्स को यूज करते हुए, ईमेल को यूज करते हुए या वॉइस को यूज करते हुए। तो इसका ये मतलब है कि क्योंकि मैसेजेस को आप सेंड कर रहे हैं तो ये कोई मैसेज हैंडलिंग सिस्टम होगा, और आपने मैसेज हैंडलिंग सिस्टम के बारे में जो अपने लेक्चर्स के अंदर डिटेल से पढ़ा था कि वो क्या होते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। बेसिकली आप अगर देखें, मैसेज हैंडलिंग सिस्टम इनेबल्स टू सेंड मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स, कि मैसेजेस को सेंड करने के लिए आप मैसेज हैंडलिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो उसको इजीली आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, डैश कंसिस्ट ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओवर इंटरनेट एंड अदर कंप्यूटर नेटवर्क्स। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग की बात की गई है, तो आप देख सकते हैं, आप बिजनेस के अंदर आपने जो यूज ऑफ कंप्यूटर बिजनेस के अंदर देखा था वहां पे आपने बात की होगी, और वहां पे आपने डिटेल से बात की थी कि बाइंग एंड सेलिंग जो वो किस तरीके से होती है। सो डैश कंसिस्ट ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओवर इंटरनेट। अब इंटरनेट के थ्रू आप बाइंग और सेलिंग किस टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, या उसको हम इन शॉर्ट ई कॉमर्स का नाम भी देते हैं। तो इसका जो आंसर आपका आएगा दैट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स।
स्टूडेंट्स इसमें यह भी याद रखिएगा कि ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी आप लिख सकते हैं आंसर के अंदर, आप ई कॉमर्स भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके ठीक होंगे। डैश सर्विसेज आर वेयर अ स्टूडेंट लर्न्स बाय एग्जीक्यूटिंग स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन ए कंप्यूटर रिलेटिंग देयर ऑक्यूपेशन। स्टूडेंट्स अब ये भी एक डेफिनेशन है, अगर आपको डेफिनेशंस याद हो जो हमने लेक्चर्स के अंदर देखी थी और पढ़ी थी तो आप इजीली लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, डैश सर्विसेज आर वेयर अ स्टूडेंट लर्न्स बाय एग्जीक्यूटिंग स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब स्टूडेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में हमने लेक्चर्स के अंदर देखा था, तो हमने एक टेक्निक पढ़ी थी दैट इज कॉल्ड CBT, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। इसके अंदर टी जो है स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग, तो आपको क्वेश्चन के अंदर मीन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आपको आंसर भी उसका मिल सकता है कि आपने एक ही टेक्निक पढ़ी दैट इज कॉल्ड CBT, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कैसी ट्रेनिंग जो कंप्यूटर्स के थ्रू आप लेते हैं। तो बेसिकली एक CBT की आपके पास जो एक डेफिनेशन मौजूद है, तो आप इस इजीली क्वेश्चन से आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, डैश डिस्क्राइब्स एन एजुकेशनल एनवायरनमेंट वेयर अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज यूज्ड टू असिस्ट द यूजर इन लर्निंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स अगेन ये भी एक डेफिनेशन है, अब किस चीज़ की डेफिनेशन है, अगर आप दोबारा से इसको रीड करें तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डैश डिस्क्राइब्स एन एजुकेशनल एनवायरनमेंट वेयर अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज यूज्ड टू असिस्ट द यूजर, कि यूजर्स को असिस्ट किया जा रहा है, असिस्ट द यूजर इन लर्निंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो कि हमने कैड और कैल के बारे में डिटेल से पढ़ा था, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप आंसर में हमारे पास आएगा कैल, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। स्टूडेंट्स इसको याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि एडेड को आप असिस्टेड भी कह सकते हैं, याद रखने के लिए सिर्फ कि एडेड स्टैंड्स फॉर असिस्टेड, तो असिस्ट का वर्ड आपके इस क्वेश्चन में यूज हुआ है, तो आपका आंसर जो होगा वो कैल होगा, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स पे लास्ट है दैट इज कैट स्टैंड्स फॉर। स्टूडेंट्स ये भी एब्रीवेशन है, अगेन आपने मेडिकल की फील्ड का जो हमने लेक्चर देखा था उसके अंदर हमने ये देखा था कि बॉडी को स्कैन करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, बॉडी स्कैनर्स यूज होते हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली कैट जो है दैट इज अ बॉडी स्कैनर। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटराइज एक्सियल टोपोग्राफी। स्टूडेंट्स ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये एब्रीवेशन है, तो इसको स्पेसिफिकली जो वर्ड्स एब्रीवेटेड बनते हैं, सी से जो भी बनेगा, ए से जो बनेगा और टी से जो बनेगा, आपको वही वर्ड लिखने पड़ेंगे। तो कंप्यूटराइज एक्सियल टोपोग्राफी इसका आंसर हुआ, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोपोग्राफी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बात थी हमने फिलिंग द ब्लैंक्स की। इसके अलावा आपकी बुक्स के अंदर आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फिलिंग द ब्लैंक्स मिलते हैं, स्पेशली इस चैप्टर से रिलेटेड भी आपको मिलेंगे, तो आप उसकी खुद से प्रैक्टिस भी करें। सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का आप एरिया आइडेंटिफाई करेंगे, वो किस एरिया से क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि डेफिनेट बात है कि आपने तमाम एरियाज़ के बारे में थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा और आपको थोड़ा बहुत याद भी होगा। तो जब आप एरिया आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप इजीली जो क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं और ब्लैंक्स को आप इजीली फिल भी कर सकते हैं। और दूसरी बात एक याद रखिएगा, कई दफ़ा आपके क्वेश्चंस के अंदर जो मेंशन है इंफॉर्मेशन, उसी के अंदर आंसर भी मौजूद होता है, तो वहाँ से आंसर आप फाइंड आउट करें। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ें ज़रूर। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया और आपने कहा इसका आंसर तो ये है, तो वो पॉसिबल है कि वो आंसर गलत भी हो सकता है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ के फिर उसका एरिया आइडेंटिफाई करें और फिर उसका आंसर लिखें, तो इंशाल्लाह आपका आंसर जो डेफिनेटली ठीक होगा। तो फ्रेंड्स ये फिल इन द ब्लैंक्स की बात थी। अब हम थोड़ा सा ट्रू फॉल्स की बात करते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट्स आपको जो मिलती हैं जिसमें कोई ट्रू स्टेटमेंट होती है और कोई फॉल्स स्टेटमेंट होती है, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो लेट्स सी कि ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे पास ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट नंबर 1 है, इन CBT लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी ट्रेन्ड एज कंपेयर टू नॉन CBT ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स CBT ट्रेनिंग के अंदर एडवांटेजेस हमने कुछ देखे थे, उसके अंदर ये देखा था कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को आप कम कॉस्ट के अंदर जो ट्रेन कर सकते हैं एज कंपेयर टू नॉन CBT ट्रेनिंग के। तो इसका मतलब है कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका बेसिकली ट्रू है। तो इसके आगे आप टी लिखेंगे क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को आप इजीली ट्रेन कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग।
स्टूडेंट्स ये बात भी हमने लेक्चर्स के अंदर देखी थी कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग बेसिकली आपकी होती है कि वॉइस कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर वीडियो कैमरास को भी यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन्स को भी यूज़ करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग की जो एडवांस फॉर्म है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो आपका बेसिकली ये भी ट्रू है। नंबर 3, द इलेक्ट्रॉनिक और ई शॉप हैज़ ओपन फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड ऑन द वेबसाइट्स। फ्रेंड्स अगर आप शॉपिंग करते हो इंटरनेट के ऊपर तो आपको ये आइडिया होगा कि जो ई शॉप्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं बेसिकली उनकी वेबसाइट्स बनी होती हैं, और वेबसाइट्स आपकी जो वो आपको 24/7 अवेलेबल होती है। आप दिन के किसी भी टाइम, रात के किसी भी टाइम, कभी भी आप अगर उनको एक्सेस करना चाहें तो आपका सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। आप उसके थ्रू जो ईजिली एक्सेस वेबसाइट को कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो मेंशन है द ई शॉप हैज़ ओपन फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड ऑन द वेबसाइट, ये बेसिकली फॉल्स है, क्योंकि ई शॉप आपकी 24/7 अवेलेबल होती है। आपकी ई शॉप नहीं होगी, जो आपकी नॉर्मल शॉप्स होती है, अगर आप मार्केट्स में जाते हैं तो उनका स्पेसिफिक टाइम होता है। पॉसिबल है कि सुबह 9 बजे खुले और रात 10 बजे बंद हो जाए, लेकिन आपकी जो ई शॉप है वो 24/7 जो है वो ओपन ही रहती है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप मेंशन करें द ई शॉप हैज़ ओपन फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड ऑन द वेबसाइट, ये आपको बेसिकली फॉल्स है, क्योंकि वो 24/7 अवेलेबल होती है। तो नंबर 4, कैल कंप्यूटर एडेड लर्निंग could be described as the use of information technology to assist in the teaching and learning process. So it's basically अगर आपको कंप्यूटर एडेड लर्निंग की डेफिनेशन जो है वो याद है तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली उसी की डेफिनेशन ही लिखी हुई है। कैल could be described as the use of information technology to assist in the teaching and learning process. तो बेसिकली ये आपका ट्रू है, क्योंकि कैल की डेफिनेशन आपकी यही है। तो आप इसको टी मेंशन कर देंगे। नंबर 5, बारकोड रीडर कैन रीड ऑल टाइप्स ऑफ इंक कैरेक्टर्स। सिर्फ बारकोड रीडर्स आपके जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं। जब भी आप बिल करवाते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, तो जो कैशियर है वो बारकोड रीडर एक मशीन है, उसको आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर एक कोड मेंशन होता है, उसको वो स्कैन करता है और फिर चेक करता है। लेकिन स्टूडेंट बारकोड रीडर जो वो तमाम टाइप्स की जो इंक कैरेक्टर्स है उनको रीड नहीं कर सकता। वो सिर्फ स्पेसिफिकली जो उस स्पेसिफिक बारकोड रीडर से रिलेटेड इंक कैरेक्टर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को रीड करता है। तो बेसिकली आपका ये फॉल्स है। तो अब इसको एफ मेंशन कर देंगे। नंबर 6, फैक्स मशीन कैन बी इंसर्टेड इनसाइड कंप्यूटर्स। सो बेसिकली अभी मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको बताया था कि फैक्स मशीन आपकी जस्ट लाइक टेलीफोन सेट्स की तरह होती हैं। तो बेसिकली आपकी फैक्स मशीन नॉर्मली कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो बिल्ट इन नहीं होती, आपकी वो कंप्यूटर्स के बाहर होती है। आप उनको अटैच कर सकते हैं कंप्यूटर्स के साथ, लेकिन वो कंप्यूटर के अंदर नहीं होती। तो बेसिकली ये भी आपका जो फॉल्स है। नंबर 7, अ रोबोट इज एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन। फ्रेंड्स अगेन वेरी सिंपल, रोबोट की डेफिनेशन लिखी हुई है कि रोबोट इज एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन, कि रोबोट ऑटोमेटिक उसको प्रोग्राम किया जाता है और वो एक मशीन है। तो बेसिकली ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसको ट्रू लिख सकते हैं। सो इट्स बेसिकली जब आप ट्रू फॉल्स को देखते हैं तो इसके अंदर एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी होती है, अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर है तो फिर आप ट्रू फॉल्स इजीली कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ट्रू फॉल्स के अंदर या तो डेफिनेशंस लिखी जाती हैं या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस की बात की जाती है। तो इसका ये मतलब है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह जेहन में रखें, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को भी जेहन में रखें, तो फिर आप ट्रू फॉल्स जो है वो ईजिली जो है उनको लिख सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको कन्फ्यूजन होगी और आप ट्रू को फॉल्स कर सकते हैं और फॉल्स को ट्रू कर सकते हैं। तो नंबर 8, अ कंप्यूटर सिमुलेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। स्टूडेंट्स कंप्यूटर सिमुलेशन बेसिकली आपकी सॉफ्टवेयर होता है, दिस इज नॉट अ हार्डवेयर। मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का बता दूं क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात हुई है इसकी, थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ आपके माइंड को। हार्डवेयर वो डिवाइसेज होती हैं जो टेंजिबल डिवाइस होती है, जिसको आप टच कर सकते हैं। मीन आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है आप उसको टच कर सकते हैं, दैट इज़ हार्डवेयर। आपका जो कीबोर्ड है, आपका जो माउस है वो हार्डवेयर है, आप उसको टच कर सकते हैं। जो CD ROM है आप उसको टच कर सकते हैं। तो दीज आर हार्डवेयर्स। तो सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको आप अनटेजिबल डिवाइसेस होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते, आपके कंप्यूटर्स के अंदर ये रन हो रही हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर सिमुलेशन इज अ सॉफ्टवेयर, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर्स को दी जाती है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो मेंशन है अ कंप्यूटर सिमुलेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, दिस इज फॉल्स। नंबर 9, एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज साइबर बैंकिंग। फ्रेंड्स अगेन ये भी अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी देखा कि ई बैंकिंग का एक और नाम भी हम यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइबर बैंकिंग। तो ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिकली या ई बैंकिंग की जहाँ पे बात है आप उसको साइबर बैंकिंग भी कह सकते हैं।
तो ये दोनों नाम अल्टरनेटिवली यूज़ हो सकते हैं। इसका मतलब है कि एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज़ ऑल्सो नोन एज साइबर बैंकिंग, ये आपका ट्रू है। नंबर 10, मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस एट ए सेकेंड। फ्रेंड्स अब यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि जो मॉडर्न कंप्यूटर्स इस वक्त कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, आप तो अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्रीज के अंदर यूज़ हो रहे हैं, और इवन आपके जो कॉलेज की लैब्स है वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब जो मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं बेसिकली वो सेकंड से भी कम टाइम के अंदर जो प्रोसेसिंग है या कैलकुलेशंस जो परफॉर्म कर सकते हैं, मीन नैनो सेकंड्स के अंदर या पीको सेकंड्स के अंदर। तो इसका ये मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस एट ए सेकंड, ये बेसिकली फॉल्स है। तो ये बात याद रखिएगा कि मॉडर्न कंप्यूटर्स जो इस वक्त कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं वो कंप्यूटर्स नैनो सेकंड्स के अंदर या पीको सेकंड्स के अंदर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को भी इवन। तो ये आपका फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था वो हमारी बुक चैप्टर नंबर 4 था, उसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड था। आज के लेक्चर के अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में डिटेल से बात की और फिर ट्रू फॉल्स के बारे में। स्टूडेंट्स बात यहाँ पे ये याद रखने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स आए या ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आए तो सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसका एरिया आइडेंटिफाई आपने करना है कि उस किस एरिया से ये क्वेश्चन लिया गया। अगर आप एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप इजीली उसका आंसर भी जो वो लिख सकते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट आप ये चीज़ देखिए कि जो आपको स्टेटमेंट दी गई है, इवन फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर स्टेटमेंट है या आपकी ट्रू फॉल्स के अंदर स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के अंदर आंसर तो मौजूद नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिल जाते हैं स्टेटमेंट के अंदर ही जिनसे आप इजीली आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। इस तरह आप इजीली जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, आप ट्रू फॉल्स के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और आप इवन एग्जाम्स के अंदर फिर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।